हाँ जी, करें काम शुरू। चल, तो हमारा अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहाँ से दुनिया बदली थी और सिग्निफिकेंट चेंज आया था उसमें गिवन बाय आइंस्टाइन। लेकिन उससे पहले चैप्टर का नाम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर मतलब डबल बिहेवियर। ठीक है, तो किसका मैटर एंड रेडिएशन। तो मैटर जो होता है यानी कि पार्टिकल जो है उसका एक अलग बिहेवियर होता है कुछ। रेडिएशन यानी कि वेव, उसका एक अलग बिहेवियर होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चीज़ क्या है, आपको ये एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, ये मैटर है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये जो है ये लोकलाइज्ड है, ये इधर ही है। आप बता सकते हो एग्जैक्टली ये पेन किधर है, ये पेन इधर इस जगह पे है। आप इसके x y z बता सकते हो सारे। ठीक, लेकिन अगर आप बोर्ड पे देखो तो बोर्ड पे आपको लाइट दिख रही है, बताओ कहाँ पे है? हर जगह है, पूरे बोर्ड पे लाइट है। तो वेव जो होती है वो स्प्रेड होता है, वो स्प्रेड है, वो सारी तरफ है, लोकलाइज नहीं होती। पार्टिकल जो है वो लोकलाइज्ड होता है एक फिक्स जगह पे। तो ये एक तरह का बिहेवियर है, इसे पार्टिकल बिहेवियर बोलते हैं। ये एक तरह का बिहेवियर है, इसे वेव नेचर बोलते हैं, वेव बिहेवियर बोलते हैं। और हम क्या देख रहे हैं कि डबल बिहेवियर होता है, मतलब मैटर जो है, जो पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करने लग जाए और जो वेव है वो मैटर की तरह बिहेव करने लग जाए, तब हम बोलेंगे ड्यूअल नेचर है, दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यहाँ पे हमें शुरू में दिक्कत ये थी कि हमने देखा कि जिसे हम वेव मान रहे हैं, लाइट को, वो क्या कर रही है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, पार्टिकल की तरह। हमें उम्मीद थी कि वो ऐसी हरकतें शो करेगी जैसे कोई वेव करती है। ठीक है, जैसे स्प्रेड वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसने बिहेव कैसे किया, पार्टिकल की तरह। जैसे अगर एक हमने पार्टिकल से बात करवाई होती तो होता। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी और ये नेचर जो है यहाँ से शुरू हुआ था कि ड्यूअल नेचर होता है। तो मैं पहले आपको मॉरल बताऊं, तो मॉरल ये है कि कोई भी चीज़ जब ट्रैवल करती है, मूव करती है, तो वो करती है वेव की तरह। और कोई भी चीज़ जब इंटरेक्ट करती है तो वो करती है पार्टिकल की तरह। ये एक जनरल आप मान सकते हो कि जब ड्यूअल नेचर में बात हो तो आप बोलोगे इट मूव्स लाइक अ वेव एंड इंटरेक्ट्स लाइक अ पार्टिकल। ठीक है, ड्यूअल नेचर में जब भी बात हो। तो हमारे पास असल में स्टोरी ये थी कि वेव का नेचर होता है जो, वो हमने इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में कुछ फिनोमिनाज पढ़े थे हमने, जिसमें ऑप्टिक्स में पढ़े हैं जो वो फिनोमिनाज में ये एस्टेब्लिश हो गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रॉपर वेव है, वेव की तरह वो लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है। लेकिन फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम का एक्सपेरिमेंट था, प्लैंक ने किया था। ठीक है, और उसने देखा कि ये बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, अजीब सा बिहेवियर है। तो उसने एक स्टेटमेंट दी कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज है। क्वांटाइज्ड का मतलब पैकेट्स में है। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। तो अगर हम पैकेट्स की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं ये एक पैकेट है, एक पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल, ये 3 पार्टिकल, ये 4 पार्टिकल, आगे 5 पार्टिकल। हम पैकेट्स में जब भी बात करेंगे कि अगर इसकी एनर्जी 1 है या 5 मान लो, तो इनकी एनर्जी 10 हो गई। जब ये बात करेंगे तो हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर की। ठीक है, लेकिन अगर ये वेव होगी एक,
पूरी वेव होगी तो इसकी वेव की एनर्जी पूरी होगी, वो एक अलग अलग पॉइंट्स की एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि वेव तो स्प्रेड है। बात समझ में आ गई? तो हम जिसे वेव मान रहे हैं उसकी एनर्जी क्वांटाइज नहीं हो सकती, उसकी एनर्जी होनी चाहिए कॉन्टिन्यूअस। वेव की एनर्जी होगी कॉन्टिन्यूअस, मतलब अगर पूरी एनर्जी 100 है तो 100 ही है, कोई 101 या ऐसे नहीं है। लेकिन हम कहें वो एनर्जी या तो 100 है या 200 है या 300 है, तो ये नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर है। आगे और क्लियर हो जाएगा ये। लेकिन इन्होंने 1894-95 के आसपास एक प्लैंक ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका रिज़ल्ट जो आया था वो कैसे आया था, वो एनर्जी को क्वांटाइज दिखा रहा था। उन्होंने बोल दिया कि भाई एनर्जी जो है वो ब्लैक बॉडी के अंदर क्वांटाइज होती है और ख़त्म कर दी बात। पर यहाँ से ओरिजिन हुआ एक नई थ्योरी का, दैट वाज क्वांटम थ्योरी। यहाँ तक तो डाउट ही था, क्योंकि उन्होंने बोला था सिर्फ ब्लैक बॉडी के अंदर। लेकिन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किया था, और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब उन्होंने इस इफ़ेक्ट को देखा, समझा, बताया जो भी, और उन्होंने वो बोल्डली बोल दिया कि सिर्फ ब्लैक बॉडी के अंदर नहीं होता ना, सिर्फ ब्लैक बॉडी के अंदर नहीं, हर जगह जहाँ मर्जी लाइट को देख लो, लाइट को जहाँ मर्जी देख लो, क्वांटाइज्ड ही होती है। दिस वॉज गिवन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टाइन। इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ मतलब वर्ल्ड्स बिगेस्ट, मतलब जो ऑनर है वो एक तरह से वो है। हाँ, आ जाओ, सत श्री अकाल, आ जाओ। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? वेव और पार्टिकल एक बार मैं बता देता हूँ फिर से। अच्छा, तो अगर देखें तो एक वेव नेचर है, वेव जो ऐसे कंटिन्यूस फॉर्म में मूव करते हैं, जिसकी कंटिन्यूस एनर्जी होती है। जो स्प्रेड है, जो अगर आप पूछोगे तो हर जगह पे है। एक पार्टिकल नेचर है जो फिक्स्ड है, लोकलाइज्ड है, एक पर्टिकुलर एनर्जी है इस पार्टिकल की, ठीक है। पर्टिकुलर एनर्जी मतलब अगर आप 2 पार्टिकल लोगे तो इसके डबल हो जाएगी एनर्जी, ऐसे एक पैकेट है एनर्जी का ये, और ये फिक्स है लोकेशन में, ठीक। यहाँ से हमने जब 1895 में जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट हुआ, तो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि भाई एनर्जी जो है, लाइट जो है उसकी एनर्जी पैकेट्स में आ रही है। ये अपने आप में एक प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर 1905 में क्या हुआ? 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया और आइंस्टाइन ने दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन में नहीं होता कि एनर्जी क्वांटाइज हो, इन जनरल है, लाइट ऐसे ही बिहेव करती है, ठीक है। तो अभी तक हम मानते हैं कि लाइट की वेव थ्योरी है। वेव थ्योरी मतलब इंटरफेरेंस जैसे एक्सपेरिमेंट से इसने एस्टेब्लिश किया हुआ है कि लाइट जो है वो वेव है, वो वेव नेचर शो करती है। अब हमने देखना है कि लाइट जो है वो क्या है, एक पार्टिकल है। ये एक्सपेरिमेंट है हमारा। ओके, चलो तो करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना है। तो एक्सपेरिमेंट समझते हैं सबसे पहले कि किसी बंदे ने एक्सपेरिमेंट क्या किया। उसने एक क्वार्ट्ज ट्यूब ले ली, ज़्यादा छोटी तो नहीं ले ली, ठीक है, चलो क्वार्ट्ज ट्यूब ले ली। उस पे एक साइड पे कैथोड लगा दिया, या नेगेटिव पोटेंशियल बोल देता हूँ मैं, एक तरफ से बैटरी कनेक्ट कर दी, उस तरफ से प्लेट लगा दी, ये एनोड हो गया। मैं इसे सी बोल देता हूँ, ये अमीटर है बेसिकली, और ये ए लिख देता हूँ, इसे मैं कलेक्टर है। ये कैथोड एनोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने मेटेलिक सरफेस लिया, ये मेटेलिक सरफेस। मेटल में क्या होता है, मेटल में क्या होता है, मेटल के बारे में अगर हम बात करें तो मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल जो है, जैसे मैं सोडियम मेटल लेता हूँ, सोडियम मेटल कितना नंबर है, 11।
उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के बाद 2 एटम, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस शेल में जो है एक बहुत लूजली बाउंड है, न्यूक्लियस से एक तो दूर है, ऊपर से इस 1 इलेक्ट्रॉन को देकर ये सोडियम क्या बन जाएगा, बहुत स्टेबल बन जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। तो मेटेलिक नेचर जिसका भी होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इन्हें देना चाह रहा है। लेकिन ऐसे तो नहीं कि फ्री में दे देगा, कॉस्ट होती है हर एक चीज़ की। तो जब इसे इसकी एनर्जी मिलेगी, जब इसकी एनर्जी इसे मिलेगी, बाइंडिंग एनर्जी टाइप, आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह, तो ही ये इसे लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, ऐसे तो नहीं देगा। बेसिक है, पढ़ा हुआ है। जब आप ये अकेले एटम में बात करोगे तो इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी वगैरह की बात कर लोगे। जब यही बहुत सारे एटम्स मिल के एक प्रॉपर मेटल बना लेंगे तब हम बोलेंगे कि ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन बोलते हैं उसे, कुछ ना कुछ इनका वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन मतलब वो मिनिमम एनर्जी जो अगर इन्हें मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। पहली डेफिनेशन क्लियर है। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अगर एक मेटल को दोगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। वो एनर्जी कैसे देनी है वो हमारी टेंशन है, वो मतलब आप देखो कैसे देनी है। वो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसे गर्म कर दो, टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर से थर्मल एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कर सकते हो ऐसे, है ना। ये भी हो सकता है कि कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो, बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो और वो उससे स्ट्राइक कर जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक कर गया, बहुत फास्ट मूविंग था, सरफेस पे स्ट्राइक करा, तो वो सरफेस के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, उसे बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से भी दे सकते हो। ये भी हो सकता है आप मेटल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट दे दो उसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से वैल्यू देके क्या करे, बाहर निकल जाए, उसे उतनी एनर्जी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ना है कि आप उस पर लाइट मारो, लाइट थ्रो करो और उस लाइट से एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक में फोटो वर्ड जो है वो फोटोन के लिए है। फोटोन होता है लाइट को बोलते हैं, लाइट पार्टिकल्स जिनसे लाइट बनी हुई है उसको बोलते हैं फोटोन। ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, चार्ज निकल रहा है मतलब करंट निकल रहा है ना, वो करंट बन रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटोन के स्ट्राइक करने से इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए मेटल के सरफेस से बाहर जाने के लिए उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। 3 डेफिनेशंस नोट्स में आपको सारे सब कुछ मिला हुआ है ना, तो सिर्फ समझने पे ध्यान देना है यहाँ पे। ओके, तो हो गया। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी और सूटेबल एनर्जी फॉल्स ऑन ए मेटेलिक सरफेस। यहाँ पे मेटेलिक सरफेस लिया, यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करवाई, व्हेन ए लाइट ऑफ सूटेबल एनर्जी कौन सी होगी, जो वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। ठीक है, व्हेन ए लाइट ऑफ सूटेबल एनर्जी फॉल्स ऑन ए और स्ट्राइक्स ए मेटेलिक सरफेस, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है, इसके बारे में पढ़ना है हमने, देख लो। डेफिनेशन क्लियर है, बोलो, चल जाएगा काम। ओके, तो अब इस इफेक्ट को बनाने के लिए वर्क फंक्शन की डेफिनेशन रख सकता था मैं, पर कोई बात नहीं, दोबारा देख लेंगे। हमें पता लग गया मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो
इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेटालिक सरफेस ले लेंगे, यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और इसके ऊपर से एक विंडो लगा देंगे यहाँ पे मान लो ये हो गई विंडो इस तरफ से, और यहाँ से एक फिल्टर ग्लास लगा देंगे जहाँ से हम अपनी मर्जी से लाइट को कम या ज़्यादा करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर एक लाइट का सोर्स है और वहाँ से हम लाइट भेजते हैं इस पे, ठीक हुआ। अगर मेटेलिक सरफेस पे लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इसे लगा दो, हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो, मतलब नेगेटिव्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हाई पोटेंशियल है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा अट्रैक्ट कर ले इसलिए उसे कनेक्ट कर दो पॉजिटिव से, तो यहां पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस सरफेस पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद ये इस सर्किट में करंट आ गया, उस करंट को नोट करने के लिए एक यहाँ पे एमीटर भी लगा लो, बहुत छोटा करंट होता है तो माइक्रो एमीटर लगा लेना, ठीक है। सेटअप समझ में आ गया करंट का, कुछ नहीं है, लाइट मारो, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उन्हें आगे पहुंचा दो, खत्म बात। देखो कोई दिक्कत है तो एक्सपेरिमेंट में बना सकते हो अपने आप, डायग्राम वाग्राम भी बन जाएगी, बीच में की लगाने और रेजिस्टेंस लगाने और लगा लेना, हो गया। चलो तो अब क्या करते हैं, अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आए हमारे पास, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करो, बताओ। पहले क्या करो, ये जो मेटल लिया है इसका वर्क फंक्शन निकाल लो। तो एक चीज़ हमारे पास हो गई कि जो मेटेलिक सरफेस हमने लिया है मेटल, उसका कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा। वर्क फंक्शन मतलब कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी होगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को ना मिली तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है बात, ओके। अब एनर्जी देनी शुरू करो। तो हमने देखा कि हम एनर्जी दे सकते हैं कैसे, सो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्पेक्ट्रा में कि विबग्योर में भी आप देखोगे तो क्या होगा, वायलेट की एनर्जी ज़्यादा है और रेड की एनर्जी उससे कम है, इसकी एनर्जी बहुत कम है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है, इसकी एनर्जी ठीक है, इसकी ठीक से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है ना, ऑर्डर होता है ना। तो मैं अगर रेड लाइट को भेज रहा हूँ और ग्रीन लाइट को भेज रहा हूँ तो इसका मतलब मैं एक बार कम एनर्जी भेज रहा हूँ और एक बार ज़्यादा एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम एनर्जी किसी भी तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इससे ग्रीन से भी ज़्यादा चाहिए ब्लू लाइट भेज दो, और ज़्यादा चाहिए वॉयलेट लाइट भेज दो, और ज़्यादा चाहिए अल्ट्रा वॉयलेट भेज दो, और कम चाहिए तो इंफ्रारेड भेज दो, है ना। तो हमारे हाथ में क्या है, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी हमारे हाथ में है। चलेगा काम यहाँ तक। तो हमने पहले क्या देखा, हमने देखा कि हमने लो एनर्जी की लाइट भेजी, किससे लो, वर्क फंक्शन से कम, यानी कि इसको मैं नाम दे लेता हूँ W या W0 दे लेता हूँ, बुक में हो सकता है इसे फाइव नॉट नाम दिया हो। W0 वो मिनिमम एनर्जी जो जब तक नहीं मिलती इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। अब एनर्जी हम भेज दो, उसका फॉर्मूला भी मैं लिखवाऊँ आपको। तो इसका फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट। नॉट का मतलब है मिनिमम, जीरो को शो करता है, ये मिनिमम को शो करता है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है h न्यू नॉट। न्यू नॉट को क्या बोलते हैं, न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जो बात हमने एनर्जी के लिए लिखी है कि वो मिनिमम एनर्जी जो जब तक इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी भी है। एच न्यू वाले फॉर्मूले से एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू नॉट एक फ्रीक्वेंसी है। जब तक इस फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट मारते रहोगे तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला।
तो मैंने मान लो रेड लाइट ली और रेड लाइट की एनर्जी जो है E इज इक्वल टू ई आर इज इक्वल टू एच न्यू आर, ये है। तो ये अगर एनर्जी इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है? नहीं निकलने वाला। और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो वहाँ कुछ पहुँचेगा नहीं, और अगर नहीं पहुँचेगा तो सर्किट में कहीं करंट आएगा? नहीं आएगा। तो इसमें करंट की रीडिंग कितनी आएगी? 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकले ही नहीं। ठीक है, तो हमने एक बात, पहली बात देखी, सीखी कि जब तक इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आप मारते हो, जितनी मर्जी लाइट भेज लो, कुछ नहीं होने वाला। बात क्लियर है? ओके। मुझे वेव की एनर्जी बढ़ानी है। अगर मुझे वेव की एनर्जी बढ़ानी है, इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ मैं उसकी। इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज समथिंग लाइक नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ रेज। ठीक है, तो जैसे कि हमने शायद पहले भी किया है, इस लाइट को मैं देख सकता हूँ आराम से, लेकिन अब देख सकता हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ गई। जितने पार्टिकल्स, जितनी रेज मेरी आंख में पड़ने वाली थी, उतने एरिया में जितनी नंबर ऑफ रेज स्ट्राइक करने वाली थी वो बढ़ गई हैं, तो मैं उसे अब नहीं देख सकता। इंटेंसिटी बढ़ गई है बेसिकली। तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइट रेज ज़्यादा पड़ रही हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एक रेड लाइट की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मैंने 10 रेड लाइट्स भेज दी, तो इसका मतलब 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए। यहाँ से हम कह रहे हैं कि इसे निकालने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। मैं ये बताता हूँ। मान लो हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी एनर्जी से मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ठीक है, और रेड लाइट की अगर एक बीम की एनर्जी देखूं मैं, वो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन मैंने ले ली 10 बीम्स, तो टोटल ले लिया मैंने 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ज़्यादा है? तो टेक्निकली अगर वो एक वेव पूरी की पूरी वो लाइट जाती उस पर, इतनी एनर्जी की लाइट जाती उस पर, तो ये उससे ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था, पर निकला नहीं। हाँ, यस, पर हमें नहीं पता अभी तक। हमें ये पता है कि लाइट वेव है, और वेव की एनर्जी अकेले अकेले की नहीं होती, टोटल एनर्जी होती है। मैंने बैटरी घुमा के टोटल एनर्जी 30 बना दी जैसे मर्जी, तो ये एनर्जी 30 ही है। पर स्ट्राइक एक पार्टिकल का करके पार्टिकल, यही कंक्लूजन निकला इसके एक्सपेरिमेंट्स का, कि हम हर बिहेवियर में देखते हैं कि वो एज ए सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा, कल्ला वर्क कर रहा है। मतलब वो 50 जनों की एक क्लास नहीं है, वो 50 लोग हैं। तो मैंने एंट्री टिकट रखी हुई थी कुछ, जब मैं क्लास को उससे ज़्यादा पैसे देके भेज रहा हूँ तो एंट्री टिकट में उस क्लास की एंट्री होनी चाहिए थी, पर एंट्री हो ही नहीं रही। एंट्री हो रही है कि भाई कल्ले ले आओ, समझ रहे हो? तो ये चीज़ हो रही थी उसमें। तो हमने देखा कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अकेले फोटोन की, अकेले पार्टिकल मतलब बीम की, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी एनर्जी बढ़ा लो, एनर्जी बढ़ सकती है 2 तरीके से। या तो आप लाइट ही ज़्यादा एनर्जी वाली ले लो, या तो आप रेड लाइट की जगह ग्रीन लाइट ले लो, ग्रीन की जगह वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, या तो आप लाइट ही ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट ले लो। अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी ज़्यादा है, ग्रीन की कम है, इंफ्रारेड की और कम है। ठीक है, या फिर आप क्या करो, जो भी आपने एनर्जी ली है, जो भी आपने लाइट ली है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो। इससे भी इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ लाइंस, इससे भी टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी। 2 तरीके हैं। तो हमने इस तरीके से एनर्जी बढ़ा के देखा, इंटेंसिटी बढ़ा के देखी, और क्या निकला रिजल्ट? कुछ भी नहीं। जब तक इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से कम है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। यहां तक बात क्लियर? तो अब हम थोड़ी हाई एनर्जी पे चलते हैं। लेट अस अज्यूम ग्रीन लाइट।
जिसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से मिनिमम से ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो कि अब क्या हुआ, जब हमने एक वेव एक बीम भेजी तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, 5 बीम भेजी तो 5 इलेक्ट्रॉन निकले। मतलब हम ग्राफ बनाएंगे और जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई वैसे वैसे क्या हुआ, करंट बढ़ने लगा। करंट बढ़ने लगा मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का करंट 1 माइक्रो एम्पियर है तो 5 इलेक्ट्रॉन का करंट 5 माइक्रो एम्पियर होगा, है ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाई वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकले तो यहाँ ज़्यादा पहुँचे तो यहाँ ज़्यादा करंट आया। तो ये पहला ग्राफ है, करंट वर्सेस इंटेंसिटी, स्ट्रेट लाइन बनाना है। इसका मतलब कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। कंडीशन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। तो दिस इज ऑलवेज ओनली अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम लिया तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तक बात क्लियर है, देख लो। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। चलें आगे, कुछ लिखना चाहते हो लिख लो। ओके, इसे भी मैं इरेज कर देता हूँ। जो वर्ड्स जो चीज़ें हम लिख रहे हैं साथ साथ देखते रहना, मतलब वही वर्ड्स वही चीज़ें दोबारा आएंगी। कौन कौन से हमने वर्ड सीख लिए, वर्क फंक्शन सीख लिया और किसकी बात कर ली, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन को कभी थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल देते हैं, शोल्ड फ्रीक्वेंसी। और कोई वर्ड सीखा, इंटेंसिटी देखेंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब हम करंट भी देखेंगे। ओके, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। ये तो हो गया। अच्छा, अब हम लाइट वो लाइट भेजेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकती है, वही लाइट भेजेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगी। ठीक है, ओके। अब क्या करो, अब यहाँ पे पॉजिटिव को बढ़ाना शुरू कर दो। यहाँ पॉजिटिव है ना, बड़ी बैटरी लगा लो। तो पहले यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल था, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार रहा था। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल था, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो सही, पक्का निकलेंगे, पर यहाँ तक कितने पहुँचेंगे, ठीक है, ये देखना है। तो मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स को। सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैं एक स्पीड से तो फेंकूंगा नहीं, किसी को हो सकता है बिल्कुल स्लो फेंकूं, किसी को हो सकता है बहुत फास्ट फेंकूं। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी के साथ निकला है। कोई इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के साथ निकलेगा, स्लो 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 स्लो। कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा के साथ निकलेगा, बहुत फास्ट निकलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एक काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये देखते हैं कैसे और किस पे डिपेंड करती है। तो हमने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आपको क्या लगता है क्या होगा। मैंने यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा दी, ना, ज़्यादा प्लस कर दिया, पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगा, है ना। तो मैंने ये फास्ट इलेक्ट्रॉन भेजा, इसे तो अगर आप रोकते तब भी ये पहुंच जाता, लेकिन अगर ये स्लो वाला जो मटेरियल्स है यहाँ पे गिरने वाला था, वो अब उसे खींच लेगा तो इसके बीच में जाके वो पहुंच जाएगा वहाँ तक। ये ऐसा है जैसे किसी नदी में पानी का बहाव है, तो आप पानी के बहाव के साथ ही बह रहे हो। ठीक है, एक बंदा तो स्विमिंग कर रहा है, पूरी जान लगा के अपनी स्विमिंग कर रहा है, वो तो पहुंच ही रहा है।
लेकिन अगर बहाव बहुत तेज होगा तो दूसरा बंदा भी जो नहीं स्विमिंग कर पा रहा वो भी बहाव के साथ पहुंच जाएगा किनारे पे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे, जैसे जैसे ए पे अट्रैक्टिव पोटेंशियल बढ़ाओगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो वहां पे पहुंचना शुरू करेंगे। तो मान लो लाइट टकराई, लाइट ने 50 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो सर अगर अपन बैटरी बढ़ाएंगे तो नेगेटिव में भी वो रिपल हाँ, तो नेगेटिव से रिपल ज़्यादा होगा और पॉजिटिव में अट्रैक्ट ज़्यादा होगा। तो मान लो उसने 50 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है पहले 20 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, फिर 25 पहुंचे, फिर 30 पहुंचे, फिर 50 के 50 पहुंच जाएं, तो 50 के 50 के बाद 50 पहुंच गए। अब बताओ अगर अब मैं और पोटेंशियल बढ़ाई जाऊं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच सकते हैं? नहीं। पहुंचेंगे कैसे जब निकले ही 50 हैं? तो जितने भी निकले वो सारे के सारे पहुंच गए, तो उसके बाद पोटेंशियल बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। तो यानी कि एक लेवल के बाद ये सैचुरेट होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसे बोलते हैं सैचुरेशन करंट। एक लेवल के बाद आप कितना ही पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा लो, लेकिन करंट सैचुरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले वो सारे के सारे वहां पहुंच गए। इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस, यस। अगर पर हम वो चीज़ें काउंट नहीं करते हैं और फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी काइनेटिक एनर्जी जितनी भी थी उसकी, अभी उसे सपोर्ट मिल रहा है ना, वो पानी के बहाव के साथ बह रहा है वहाँ पे, उसके खिलाफ थोड़ी जा रहे हैं हम। जब उसके खिलाफ जाएंगे तब काइनेटिक एनर्जी मैटर करेगी, उस पर भी आऊँगा मैं। ਜਿਹੜਾ ग्राफ बनाया उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंटरसेक्शन तो जीरो है, पोटेंशियल ओके, यहाँ पे इंटरसेक्शन तो जीरो, हाँ ज़ीरो मान लो, फिर नेगेटिव के जा रहे हो, फिर ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੋ नेगेटिव के जा रहे हो। नेगेटिव आवांगे अपा। एक मिनट रुको, थोड़ा पहले इस तरफ पॉजिटिव को समझो, फिर नेगेटिव पे भी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात क्लियर है? एक क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे, कि अगर मैं बाहर की लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं, मतलब ग्रीन लाइट ही भेज रहे हैं पर ज़्यादा इंटेंस, तो यहाँ पे ये सैचुरेशन करंट, इस तरफ करंट है ना, करंट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो मतलब अगर अब आप इंटेंसिटी बढ़ाओ, I1 इंटेंसिटी पे मैंने ये काम किया था, अगर मैं I1 से ज़्यादा बड़ी इंटेंसिटी ले लूँ, लेट्स से I2 ले लूँ, तो क्या होगा, 50 की जगह 60-70 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, और वो निकल जाएंगे तो वो भी एक लेवल पे जाके तो सैचुरेट होंगे ही होंगे। तो अगर I2 ग्रेटर देन I1 है तो करंट की वैल्यू, सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन एक पोटेंशियल के बाद सैचुरेशन आएगा ज़रूर। क्लियर है इतनी बात? तो ये भी ग्राफ बन गया हमारा सैचुरेशन करंट का। ओके, अब नेगेटिव साइड देखते हैं। मान लो मैंने इसे नेगेटिव कर दिया, मतलब ये भी धक्का मार रहा है, मतलब अब पानी के बहाव के उल्टा जा रहे हो आप। तो लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है, सारे तैर रहे थे, सारे पहुंच रहे थे वहाँ। अब लहरों के खिलाफ तैरना है तो कौन पहुंच पाएगा? हाई काइनेटिक एनर्जी। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो तो चलो फिर भी जोर मार के कुछ ना कुछ पहुंच ही जाएंगे, 5, 10, 15 पहुंच जाएंगे। 50 में से 5-10 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए। हमने और ज़्यादा धक्का मारना शुरू कर दिया, पानी का बहाव और तेज कर दिया। अब 10 भी नहीं पहुंचेंगे, 5 पहुंच जाएंगे। हमने और बहाव तेज कर दिया, मतलब अब हम पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ कर रहे हैं। नोड पे थोड़ा रिवर्सल हो गया। हाँ, ऐसे कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो नोड से निकल रहे हैं। यस, अगर ऐसे लेना है यस, लेकिन हम कह रहे हैं बेसिकली इट इज़ लेसर नेगेटिव। इससे ये भी नेगेटिव है, वो भी कम नेगेटिव है। कंपैरेटिवली लो, उल्टा ही कर दो, ये लो, ऐसे ले लो। उसने जो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो तो निकालने ही है, अब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये रिपेल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, और जितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी लोगे, अब मान लो मैं सिर्फ इस पे ये लूँ, सिर्फ ये, तो वो अट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन बेचारे का ज़्यादा जोर नहीं चल रहा, छोटी सी बैटरी है।
जाएंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी उस तरफ है। फिर जब निकले हैं तो किस तरफ, सरफेस से दूर निकलेंगे ना, सरफेस के अंदर थोड़ी घुसेंगे। ठीक है। सरफेस से बाहर निकले हैं, बाहर निकले हैं तो जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ निकले उसी से जाएंगे, तो इसी डायरेक्शन में। लेकिन आगे से इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा, आगे से इन्हें रिपल्शन मिल रही है। बताओ, तो ये हमेशा एमिटर रहेगा और वो हमेशा कलेक्टर रहेगा। ठीक है, इसीलिए कैथोड एनोड वर्ड इसमें हम यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम इसे ऐसे बना दिया बस एक बार। पर सी और ए वो लिखते वैसे से ही हैं, पर यूज नहीं करते वर्डिंग को। समझ गए? अभी सिर्फ ये हो रहा है कि ए जो है वो नेगेटिव है, वो रिपेल करने लग गया इसे, वो इसे रिपेल करने लग गया, अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन स्लो से निकला वो तो छोड़ ही दो, भूल ही जाओ। जो बहुत तेज निकला वो हो सकता है पहुंच जाए, उसकी मर्जी के खिलाफ भी पहुंच जाए। ठीक बोल रहा हूं? ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैंने थोड़ा सा नेगेटिव किया तो अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे तो 10 पहुंचने लग जाएंगे। थोड़ा सा और नेगेटिव कर दिया तो 5 ही पहुंचेंगे। थोड़ा सा और नेगेटिव कर दिया तो कोई भी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए। अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए तो यह यहाँ पे आ जाएगा। और समझ में आ गई बात? इस पोटेंशियल को जिस पे कोई करंट नहीं होता उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉप कर देता है सारों को, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक और वर्ड डेफिनेशन समझ में आ गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल। चल जाएगा काम। अब क्वेश्चन आपको पता है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि I2 में जिसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे उसमें बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल वहीं आएगा कि कुछ सेम होगा? क्यों? क्योंकि kinetic energy ਜਿਹੜੀ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। हाँ, तो चाहे इलेक्ट्रॉन्स 10 निकलें चाहे 50 निकलें, काइनेटिक एनर्जी तो उतनी ही है ना, वो उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमने ये भी नोट किया है, तो दोनों ग्रीन लाइट ही जे। हाँ, फ्रीक्वेंसी की बात है, वो भी बना लेते हैं। अब उसके साथ बना लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, ये करंट, अब फ्रीक्वेंसी में देखो यही वाला ग्राफ। अच्छा, पहले फ्रीक्वेंसी में बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? ν1 ν2, दो फ्रीक्वेंसीज ले ली मैंने और ν2 बड़ी ले ली, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? ν2 का। क्यों? कि जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी, और वो एनर्जी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देगी, और उसकी वजह से एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर यहाँ है तो दूसरे का थोड़ा आगे होगा। ठीक है, लेकिन सैचुरेशन करंट पे फर्क पड़ेगा? नहीं, वो मैच कर जाएंगे, मैच करवा देना। ठीक है, तो एक में सैचुरेशन करंट मैच करते हैं और दूसरे में स्टॉपिंग पोटेंशियल मैच करता है। क्लियर हो गए ग्राफ? ये वाला अच्छा नहीं बना, थोड़ा नोट्स में अच्छा बनाया हुआ है, वहाँ से थोड़ा समझ गए ना, भावनाएं तो समझ गए आप, बस फीलिंग लेनी है उसकी। तो यहाँ पे ये लाइंस अच्छी जा रही थी, यहाँ पे ये लाइंस थोड़ी आगे को और पीछे को रहेंगी, और ये लाइंस दोनों बराबर रहेंगी ऐसे। ये लो, ठीक है, इस तरह से। तो सैचुरेशन करंट वैसे रहेगा। ये भी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हो गया, ये भी हो गया। तो मेन बातें हमने क्या सीखी? हमने सीखा कि एक मिनिमम एनर्जी से नीचे, फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई कुछ नहीं निकलने वाला। ठीक है, उसके बाद अगर आप बढ़ाओगे इंटेंसिटी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे, अगर आप इंटेंसिटी को कम करोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे। ठीक है, और अगर आप इंटेंसिटी की जगह फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकल रहे हैं। मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाऊं ना, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाऊं और करंट का ग्राफ बनाऊं,
तो करंट कभी फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ेगा नहीं। एक बार सैचुरेशन आ गया, मतलब एक बार थ्रेशोल्ड वैल्यू आ गई, थ्रेशोल्ड वैल्यू तक कोई करंट नहीं, ज़ीरो करंट है ना, और उसके बाद करंट इतना है तो इतना ही है। मतलब आप फ्रीक्वेंसी चाहे रेड तक रेड लाइट तक ज़ीरो करंट था, रेड के बाद आप येलो ले लो, ऑरेंज ले लो, ग्रीन ले लो, ब्लू ले लो, वायलेट ले लो, अल्ट्रा वायलेट ले लो, एक्सरे ले लो, गामा रे, कुछ भी ले लो, नहीं निकलेंगे। अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो 15 इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे, हायर काइनेटिक एनर्जी प्लस हायर काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरा इफेक्ट किसका पड़ता है फ्रीक्वेंसी पे, किसका पड़ता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब वो अगर आप ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट मारोगे तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट मारोगे तो वो इलेक्ट्रॉन तेज निकलेगा, और कम फ्रीक्वेंसी वाली मारोगे तो स्लो निकलेगा, लेकिन निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। फिनोमिना पूरा समझ में आ गया? देख लो, इसमें बहुत सारे तरीके से, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो सीधा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन। दूसरा क्वेश्चन इस पे बन जाता है कि भाई इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ बनाओ। तीसरा क्वेश्चन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसी कौन सी बातें थी जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वेव थ्योरी नहीं बता सकती, हमें मानना पड़ेगा कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। इंटेंसिटी इंक्रीज होते ते लाइट दी फ्रीक्वेंसी ई नॉट को मतलब हाँ फ्रीक्वेंसी तो घट है तो जितनी मर्जी इंटेंसिटी का लो इलेक्ट्रॉन नहीं। यस, तो वेव क्या बोलती है, वो एक नेचर है, वो पूरा स्प्रेड कर जाएगी, मतलब वेव की एनर्जी अगर उसमें वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है या 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है तो वो 30 ही की तरह काउंट होगी। और वो क्या होगी, वो जैसे ही सरफेस पे पड़ेगी वो पूरे में स्प्रेड हो जाएगी सारी तरफ, है ना, स्प्रेड हो जाएगी। तो आपने 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर लाइट थ्रो की, इस पे स्ट्राइक करवाई, और इसका थ्रेशोल्ड फंक्शन था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन था, तो लाइट निकलनी चाहिए थी। अगर वो वेव की तरह बिहेव करती तो लाइट निकलनी चाहिए थी, पर हुआ क्या, नहीं निकली, मतलब वेव की तरह बिहेव नहीं कर रही। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर वो स्प्रेड करेगी तो कुछ टाइम लेगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स को करने में, स्प्रेड करने में, डिस्ट्रीब्यूशन में, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लेगी। और अगर वो टाइम लेगी तो टाइम लगना भी तो चाहिए, पर इसमें इलेक्ट्रॉन निकलने में हमने नोटिस किया टाइम तो लगता ही नहीं, टाइम लैग है ही नहीं, इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। कितने टाइम में, 10⁻⁸ सेकेंड में, है ही नहीं, कोई टाइम लैग ही नहीं है। यहाँ पे अगर ये वेव की तरह होती और स्प्रेड करती तो टाइम लैग होना था। क्लियर है? फिर जब ये वेव की तरह जाती है तो इसे क्या लेना देना है कि अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से निकल रहे हैं कि ज़्यादा एनर्जी से निकल रहे हैं, इसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, और किस इक्वेशन से कि हमने नोटिस किया, इसे आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, जितनी एनर्जी का आपने लाइट थ्रो किया, स्ट्राइक करवाया, माइनस कर दो जितनी वर्क फंक्शन उसकी जितनी एनर्जी थी। मतलब जितनी मिनिमम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए वो माइनस कर दो, बाकी सारी की सारी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर, मतलब काइनेटिक एनर्जी में निकल जाती है। तो अगर आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए थी, आपने 30 डाली, तो 20 की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भागेगा। अगर आपने यहाँ पे 60 एनर्जी दे दी तो वो 50 से भागेगा।
अगर आपने यहाँ 11 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भागेगा, मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन है। और 1-to-1 इंटरेक्शन का मतलब एक वेव जाके एक ही इलेक्ट्रॉन से बात कर रही है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो ज़्यादा दे देती है, कम होती है तो वो कम दे देती है, बहुत ही कम होती है तो उसे दे भी दे तब भी कुछ कर नहीं पाती। लेकिन 1-to-1 इंटरेक्शन है, और ये 1-to-1 इंटरेक्शन ना हमें एक्सेप्टेबल नहीं थी वेव थ्योरी में। ठीक है, मैंने आप सभी को कुछ पैसे देके एक थिएटर में भेज दिया, थिएटर की कुछ टिकट है, तो वहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि हमारा ग्रुप आएगा, हमारा ग्रुप आएगा, तो आपको क्या होना चाहिए कि एंट्री टिकट पे जितनी आपकी टिकट है उतनी ले लो और काम खत्म, ग्रुप की एंट्री करवाओ। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वो अकेले अकेले बंदे को गिन रहे हैं, उनके टिकट के हिसाब से पैसे वो कर रहे हैं, और अगर एक बंदे के पास उनकी मिनिमम टिकट से कम पैसे हैं तो उसे एंट्री नहीं दे रहे, और ज़्यादा पैसे हैं तो भी एक के पास जितने हैं उसी के हिसाब से देख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के पास 50 रुपये हैं जेब में, किसी के पास 100 हैं, किसी के पास 200 हैं, और हम कहें टोटल के हमारे पास 1000 रुपये हैं जेब में। ठीक है, किसी के पास 0, किसी के पास 50, 10, 20, 50 जो भी मान के टोटल 1000 रुपये हैं, उनकी एंट्री टिकट है 100 रुपये। तो होना तो, अगर आप एक सिस्टम की तरह देखते कि पूरे सिस्टम को सिस्टम की तरह काउंट करते, तो वो कहते जी 100 रुपये एंट्री टिकट है, आपके पास 1000 रुपये हैं, आ जाओ, और अंदर 100-100 बांट देना, जैसे मर्जी बांट दो, किसी को कम किसी को ज़्यादा, कहीं पे भी बांट लो आपस में सारे मिलके। पर हुआ नहीं ऐसा। हुआ क्या, एक एक बंदे के पैसे चेक हुए, जिसके पास 50 रुपये थे उसे वापस भेज दिया, जिसके पास 150 रुपये थे उसे एक को एंट्री दी, 100 रुपये रख लिए टिकट के, 50 रुपये दे दिए अलग एक इलेक्ट्रॉन को कि ले तो इससे काइनेटिक एनर्जी से चला जा। दिस इज कॉल्ड 1-to-1 इंटरेक्शन। 1-to-1 इंटरेक्शन। यहाँ पे हमें क्लियर हुआ कि नहीं भाई, एनर्जी स्प्रेड नहीं हो रहा, वेव को वो स्प्रेड नहीं काउंट कर रहे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं काउंट कर रहे, एनर्जी टूटी हुई है, क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, और वो अकेले अकेले पार्टिकल की काउंट हो रही है। यहाँ पे हमने कहा लाइट पार्टिकल्स की बनी हुई है, और वो उस पार्टिकल का नाम है फोटॉन। बिहेवियर बड़ा अजीब था कि वेव जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन आप ये बात लिख लो कि वेव जो है ट्रैवल किसकी तरह करती है, वेव की तरह, भागेगी इधर से उधर वेव की तरह, और इंटरेक्ट किसकी तरह करती है, पार्टिकल की तरह। मतलब जब भी किसी से इंटरेक्शन करेगी, पार्टिकल से इंटरेक्शन करेगी, तो पार्टिकल की तरह ही करेगी। ये नहीं कि वो अपनी धुन में सवार अपनी मर्जी से सब ना, पार्टिकल की तरह ही करेगी। ठीक है, दिस वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905, और यहाँ से दुनिया बदल गई थी। इन्होंने बोल्डली कह दिया एनर्जी हमेशा ही ऐसी होती है, हमेशा ही ऐसी होती है, और यहाँ से नई थ्योरी आई, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, और भी इसमें कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन सारी बातें इसमें हो गई हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो 2 बातें और लिखनी है बस, बाकी हमारा हो गया। ठीक है, कि एक तो जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखी है हमने, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या लिखी थी कि जितनी एनर्जी आप दोगे भेजोगे माइनस जितना उसका वर्क फंक्शन है, यही आप अगर आप उसे रोकोगे तो यही एनर्जी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना। कि अगर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही आपने रिपेल कर दिया तो इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर आपने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिपेल किया तो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। तो जिस मिनिमम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंच पाता, वो कौन सी एनर्जी होगी कि जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही रिपल्शन मिल जाए। तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन फॉर्म में, और आप इस काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल बना के इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि अगर इस रुकेगा तो किस पोटेंशियल पे, V0 पोटेंशियल पे। E की वैल्यू तो आपको मालूम है ना, 1.6 × 10⁻⁹ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इतनी होती है। इक्वेशंस ऐसे भी आ जाती हैं।
इस इक्वेशन में एक और चेंज आ जाता है कि आप वेवलेंथ की टर्म्स में बताओ, तो न्यू होता है सी बाई लैम्डा, इसमें से आप क्या करो, इसमें से आप एच सी बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और अगर सारे को कंक्लूड कर दें तो लॉज क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लॉज क्या क्या है, एक तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, वो हमने सीख लिया कि इमीडिएटली निकल जाता है, इमीडिएटली, कोई टाइम लैग नहीं। दूसरा काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती है वो भी हमने देख लिया इस फॉर्मूले से। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है हो सकती है, लॉस हो रहा है तो हो रहा है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इसमें से ये माइनस कर दो, जितनी इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने में एनर्जी उसे देनी पड़ी वो छोड़ के बाकी सारी जितनी एनर्जी आई थी वो काइनेटिक एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का हो गया। आप देखो कि जब तक थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं आएगी तब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, ये भी एक पॉइंट है। और निकलने के बाद अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है तो करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद अगर आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो करंट उतना ही रहेगा, लेकिन अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ लॉज हैं काइनेटिक एनर्जी के, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, ये भी आपने देख लेने हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे तक आएगा, तो बाकी काम अगली क्लास में।